नमस्कार, मिस्टर ग्रीन न्यूज पर आपका स्वागत है। आज शनिवार 18 जनवरी 2025 है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी को लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यह फिल्म भारत में आपातकाल इमरजेंसी की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसे 1975 में लागू किया गया था। पंजाब के कुछ सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि इसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से जुड़ी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिल्म के माध्यम से 1984 के दंगों और इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित घटनाओं को इस तरह दिखाया गया है जिससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इन संगठनों का आरोप है कि फिल्म इतिहास को पक्षपातपूर्ण तरीके से पेश करती है और कुछ घटनाओं को अनावश्यक रूप से जोड़ा गया है। विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने कहा कि उनकी फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इमरजेंसी के जरिए केवल उस समय की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया गया है। पंजाब सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि अभी तक फिल्म पर प्रतिबंध लगाने या उसकी समीक्षा करने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। चलिए अब देखते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि मेट्रो किराए में छात्रों को 50% सब्सिडी दी जाए। उनका कहना है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके आर्थिक बोझ को कम किया जा सकेगा। केजरीवाल ने प्रस्ताव दिया कि इस योजना का खर्च राज्य और केंद्र सरकार आपस में बराबर बराबर बांट सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस सब्सिडी का आधा हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है। उनके अनुसार शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण होगा। अगर यह योजना लागू होती है तो दिल्ली में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को फायदा होगा। यह न केवल उनके दैनिक यात्रा खर्चों को कम करेगा, बल्कि उन्हें शिक्षा और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करेगा। अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि केजरीवाल का यह कदम शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक सुलभ बनाने के उनके प्रयासों को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। डालमिया भारत सीमेंट फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री के अंदर निर्माण कार्य के दौरान लोहे का एक बड़ा ढांचा गिर गया, जिसके नीचे कई मजदूर दब गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और कुछ के मारे जाने की भी आशंका जताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। दबे हुए मजदूरों को निकालने के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि राहत और बचाव कार्य प्राथमिकता पर चल रहा है। उन्होंने इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी तो नहीं की गई थी। हालांकि अब तक मृतकों और घायलों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि यह संख्या बढ़ सकती है। घायल मजदूरों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अब जानिए एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वितरित करेंगे 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 65 लाख से अधिक लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का डिजिटलीकरण करने और ग्रामीण निवासियों को उनकी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मंत्रालय के अनुसार इस वितरण से 10 राज्यों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों के निवासियों को लाभ मिलेगा। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाते हैं, जो उनकी जमीन का कानूनी दस्तावेज होता है। यह कार्ड उन्हें बैंक से लोन लेने में मदद करेगा और संपत्ति के स्वामित्व को लेकर विवादों को भी कम करेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और संपत्ति के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम भारत के डिजिटल इंडिया मिशन का भी हिस्सा है। प्रधानमंत्री का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को
आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अगली खबर पर ध्यान दें। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में इस बार कुल 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। केवल 6 दिनों में ही 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु, कल्पवासी और साधु संतों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। यह आंकड़ा इस महाकुंभ को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक बनाता है। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन के लिए इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) को मेला क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जो भीड़ प्रबंधन के लिहाज से अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है। इस सेंटर की मदद से CCTV कैमरों और डिजिटल तकनीक के जरिए पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। महाकुंभ पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। ड्रोन कैमरों और AI तकनीक का उपयोग कर भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए आस्था और आध्यात्म का केंद्र बन गया है। प्रशासन के आधुनिक उपाय और श्रद्धालुओं की आस्था इस आयोजन को यादगार बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा उल्लंघन से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले में पंजाब की एक अदालत ने 25 किसानों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह घटना जनवरी 2022 में हुई थी, जब PM मोदी की फिरोजपुर रैली के दौरान उनका काफिला सड़क पर कई घंटों तक रोका गया था। इस घटना को उनकी सुरक्षा में गंभीर चूक माना गया था। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। पार्टी ने महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया है। गर्भवती महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपये मिलेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू करने का वादा किया गया है, जिससे 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा। LPG सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी और होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा भी की गई है। बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी, जिसमें 60 से 60 साल के लोगों को 2,500 रुपये और 70 से ऊपर वालों को 2,700 रुपये दिए जाएंगे। 3,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा अटल कैंटीन योजना के तहत झुग्गियों में 5 रुपये में खाना मिलेगा। पार्टी ने मुफ्त बिजली, पानी और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा जैसी मौजूदा योजनाओं को जारी रखने का वादा किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड के अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस केस में उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी दोषी पाया गया है और उन्हें 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न केवल इमरान खान के राजनीतिक करियर पर गहरा असर डालेगा, बल्कि पाकिस्तान के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में भी एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। हरियाणा सरकार ने अपने 5 लाख नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी, जिससे इन कर्मचारियों की आय में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़े स्तर पर इजाफा होगा। साथ ही पेंशनर्स को भी इससे सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक नई वेतन व्यवस्था से हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इस फैसले से हरियाणा में कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की तबीयत में सुधार हो रहा है और उन्हें अगले 2-3 दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। सैफ को हल्की सीने में दर्द और थकावट के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति अब स्थिर है और घबराने की कोई बात नहीं है। परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर सैफ के फैंस ने उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस दौरान सैफ ने डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ को उनकी देखभाल के लिए धन्यवाद दिया। उम्मीद है कि जल्द ही वे अपने प्रशंसकों के बीच लौटकर अपनी फिल्मों पर काम फिर से शुरू करेंगे। अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारत सरकार का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। यह सत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है,
क्योंकि इसमें आगामी वित्तीय वर्ष की योजनाओं और नीतियों का खुलासा किया जाएगा। बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे अहम मुद्दों पर फोकस रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार भी डिजिटल बजट पेश करेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट विकास दर को गति देने और महंगाई पर नियंत्रण के लिए अहम कदम उठाएगा। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार किस तरह से आर्थिक सुधारों को लेकर योजनाएं पेश करती है। यह सत्र न केवल सांसदों बल्कि आम जनता के लिए भी उत्सुकता का विषय है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। हाल ही में भारत ने अपने स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग की है। इसके साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने इस मिशन को स्वदेशी तकनीक के माध्यम से पूरा किया। 18 जनवरी 2025 का मौसम पूर्वानुमान शनिवार को देश के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड में बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर झमाझम बारिश की संभावना है। हिमालयी क्षेत्रों, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, जिससे ठंड और बढ़ेगी। ओलावृष्टि और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण वीकेंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।